हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलियन। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम चैप्टर में पहुंच चुके थे। आज वहीं से हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर को छोड़ा था। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, उनको एक बार रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में लिक्विड हमने पढ़ा था। हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा था कि हेनरीज लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, फिर एजियोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर लास्टली हम पढ़ रहे थे अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जहां पर RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके थे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ चुके थे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी हम पढ़ चुके थे। और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमारी क्या है, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हम कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। इस तरीके से हमने क्या कहा था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर हम लगाते हैं क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। सिंपली है ना, ऑस्मोसिस तो हो रही है। ऑस्मोसिस कैसी प्रोसेस प्रक्रिया, एक स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया। स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया यानी कि जो अपने आप हो रही है, उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा ना कि नहीं ये प्रक्रिया हो ही हो, लेकिन क्या है, वो अपने आप हो रही है, इसलिए क्या कहा जाता है उसे, स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया या स्पॉन्टेनियस कहते हैं हम। ठीक, तो वही हमने क्या कहा कि ऑस्मोसिस जब हो रहा है तो हम क्या करें, उसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उससे क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है बच्चों। फिर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जहां पर हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन देखे। पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जब दो क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन का क्या हो, सेम हो, तो क्या कहा जाएगा उसे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक, फिर आती है बारी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमने क्या कहा था कि इतना देख करके ही हम समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। जैसे अगर हम इसे देखते हैं, तो अगर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है, यानी कि दोनों सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, तो वो कैसे सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर पाई 1 ग्रेटर है पाई 2 से, तो पाई 1 क्या है, ग्रेटर है ना, ये वाला सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जबकि ये वाला सॉल्यूशन जो है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम है, पहले वाले सॉल्यूशन से कम है, तो इसे क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो बात थी हमारे लास्ट लेक्चर की। अब बात करते हैं RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है बच्चों, RO हमने घरों में देखा है, RO क्या करता है, वाटर फिल्टर करता है। ठीक है, अब कैसे RO की प्रोसेस होती है, तो यहां पर हम और ये रहा हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ठीक है बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये रहा। अभी तक क्या होता था कि यहाँ पर क्या हमारा, अगर हम मानते हैं यहाँ पर क्या हमारा प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या हमारा सी वाटर है, या कोई भी इम्प्योर सॉल्यूशन है, इम्प्योर सॉल्यूशन है। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, इम्प्योर सॉल्यूशन। अभी तक ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, यहाँ से यहाँ को जा रहा था, है ना, यहाँ से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, इधर की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे थे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, जिससे हमने उस फ्लो को क्या कर दिया, रोक दिया। तो उसे हमने क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम कहें कि यहाँ पर एक पिस्टन लगा दी जाए, पिस्टन लगा दी जाए और इस पिस्टन से कितना प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर हम यहां से अप्लाई करें, तो हम क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है इनकी मूवमेंट कहाँ को दिखेगी हमें, इधर को दिखेगी। मूवमेंट क्या दिखेगी, इधर को दिखेगी। और इसे ही क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। अगर ऑस्मोसिस की मूवमेंट इधर को है, तो अगर कोई प्रेशर अप्लाई करके इस मूवमेंट को इधर कर रहा है, तो ये क्या है, रिवर्स हो रही है ना मूवमेंट, तो क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बच्चों। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हमने सिंपली कहा कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हमने अप्लाई किया, जिस वजह से डायरेक्शन फ्लो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी जो सॉल्वेंट का जो फ्लो था वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये प्रोसेस किस काम आती है, डीसैलाइनेशन। डीसैलाइनेशन में ये प्रोसेस काम आती है। कैसे, सैलाइनेशन यानी कि जो सी वाटर होता है, समुद्र का खारा पानी, से क्या किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस द्वारा प्योर वाटर बनाया जाता है, ये क्लीन वाटर बनाया जाता है, ड्रिंकेबल बनाया जाता है बच्चों। चलिए, ये आप नोट कीजिए, फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं, एक काउंट लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो लिख लेते हैं, ऑन अप्लाइंग प्रेशर greater than osmotic pressure, the flow of solvent molecules is reversed this phenomena is known as reverse osmosis, या हम कहेंगे आर। पहला पॉइंट तो ये हो गया बच्चों। सेकंड पॉइंट, reverse osmosis is used in the desalination of water। ठीक है, जो खारा पानी है, समुद्र का खारा पानी है, उसको डिसैलिनेशन करने के लिए भी ये प्रोसेस क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आप इसको
फ्रेश वाटर, इधर क्या हमारा सी वाटर, यहाँ से आएगा पानी की ड्रॉप्स, ये क्या है हमारा वाटर आउटलेट, ठीक। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है पिस्टन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पिस्टन से जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है किससे, पाई से। पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों। पाई क्या होता है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा था ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हो जाएगा, फ्लो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, सी वाटर से फ्रेश वाटर हम बनाते हैं। तो यही क्या है, प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से पिस्टन है, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रोसेस से हमारा क्या करता है, आरओ काम करता है। और दूसरी चीज बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, जैसे कि अब ये कैसी प्रोसेस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे कहते हैं हम, जैसे हमने ऑस्मोसिस की बात की थी, तो ऑस्मोसिस कैसी प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि ये जो हमारे के रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी कि ये क्या है, किसी उस पे क्या है, ये अपने आप नहीं हो रही। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, जिस वजह से ये क्या होती है, प्रोसेस आगे काम करती है। आपने देखा होगा जो हमारे घरों में आरओ होता है, ठीक है, तो क्या अपने आप ही चल रहा है, अपने आप ही रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहा है, नहीं, हमने क्या किया, उसका स्विच जो है प्लग किया हुआ है, ठीक है। तो लाइट आती है, तो लाइट की मदद से क्या होता है, वो चलता है, वर्क करता है अपने प्रिंसिपल पे, ठीक। लेकिन अगर लाइट चली जाती है तो एकदम से क्या हो जाता है, आरओ बंद हो जाता है ना, वर्क नहीं करता। यानी कि कैसा है, ये कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि खुद से नहीं होती, हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है होती है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से, जबकि ऑस्मोसिस कैसी थी, हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, स्पॉन्टेनियस थी, ठीक। चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। पहला यहाँ पर है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% weight by volume of cane sugar solution at 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला है, ठीक। यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, 5% वेट बाय वॉल्यूम कह रहा है। तो ये हमने कंसेंट्रेशन टर्म्स जब पढ़ी थी तो वहां पर अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर पहले आप इसे खुद से अटेम्प्ट कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ। चलिए बच्चों,
तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्या दिया हमें, 5% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 5 ग्राम ऑफ C12H20O11 केन शुगर is in 100 ml solution। ठीक है, सॉल्यूशन कितना है, 100 ml सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 15 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज कर लेंगे, 273 प्लस 15 आ जाएगा अराउंड 288। कितना आ जाएगा, 288, ये आ गया हमारा टेम्परेचर भी। इसके अलावा केन शुगर यानी कि C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 6, 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, कितना हो गया, 12 12 जा 144 प्लस 22 प्लस ये आ गया 176, ऐड कर लेंगे कितना आया, 342। ठीक, तो इसका मोलर मास भी कितना आ गया, 342। कुछ चीजें हमने निकाल दी यहाँ पर। चलो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी, एम यानी कि मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर। बच्चों गैस कांस्टेंट कितना होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है 0.081। ठीक है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये ले लेते 0.0811। चलो तो सॉल्व करते हैं इनटू टी, सारी वैल्यूज हम रखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना गिवन था 5 अपॉन मोलर मास हमने कितना निकाला 342। ठीक है, 342 अपॉन वॉल्यूम कितना था 100 ml अपॉन लीटर में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई 0.0811 इंटू टेम्परेचर हमने कितना निकाला 288 केल्विन इंटू 288। सॉल्व करो बच्चों, कितना आएगा आपका पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आप खुद से कीजिए सॉल्यूशन। चल तो ये 0.0821 करना है। चलो तो ये लगभग आएगा आपका 3.4 समथिंग, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं हमें क्या करते हैं, इन्हें ऐसे सॉल्व किया जाता है। पहले आप देख लो क्या क्या गिवन है, जो जो गिवन है वो नोट करना है, फॉर्मूला रखना है, वैल्यू पुट करनी है, इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था पढ़ना, तो हमने क्या कहा था, कुछ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पे डिपेंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो क्या होती हैं, नेचर पे भी डिपेंड करती हैं, है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने कहा था उसमें क्या होता है, जैसे कि वेंट ऑफ फैक्टर है, जहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो अलग अलग ब्रेक होते हैं। ठीक, तो उनके बारे में हमने क्या कहा था कि जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है हम एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज या नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखो, विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ
सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर होती है, यानी कि नेचर पे कोई भी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, P नॉट माइनस PS अपॉन नॉट इज इक्वल्स टू N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी। वहीं सेम हमने क्या पढ़ा था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पे पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो ये थी हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इनमें हमने क्या, काफी न्यूमेरिकल्स भी हमने की जो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।